सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। मुहावरात भी क्या चीज है। समंदर को कूजे में बंद कर देने का नाम है मुहावरा। कहते हैं इंसान खता का पुतला है, यानी इससे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि यह दूसरे की आंख का तिनका तक देख लेता है, लेकिन अपनी आंख का शहतीर इसे नजर नहीं आता। एक और मुहावरा सुने कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। आप कहेंगे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में उर्दू मुहावरे कहां से आ गए? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि ये जो कुछ सियासत में चल रहा है उससे देखकर मुझे ये मुहावरे याद आ गए। सियासत में इस वक्त अपोजिशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक को लेकर तूफान उठा रखा है। कल नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज ने इसी मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इदारों को खूब लताड़ा, लेकिन जब वो इस ऑडियो लीक को लेकर अदलिया के किरदार पर उंगली उठा रही थीं, ठीक उसी वक्त एक सहाफी ने मरीम नवाज से उनकी अपनी ऑडियो लीक के बारे में पूछ लिया, जिसमें वो मुख्तलिफ चैनल्स के इश्तिहार बंद करने की हिदायत दे रही थी। इस पर मरीम नवाज ने बड़े धड़ल्ले से एतराफ किया कि वो इनकार नहीं करेंगी कि ये ऑडियो जोड़ तोड़ कर बनाई गई है, ये ऑडियो असली है और इसमें आवाज भी उनकी अपनी है। सवाल यह है कि मरीम की हिदायत मीडिया का गला घोंटने के मुतरादिफ नहीं। दूसरा, इस पर शर्मिंदगी की बजाय मरीम नवाज ने कहा यह ऑडियो उस वक्त की है जब वो पार्टी का मीडिया सेल चला रही थी। अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मरीम नवाज की एक और वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें मरीम नवाज एक पेशी के मौके पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रही हैं, जिसमें रिपोर्टर उनसे यह सवाल करता है कि आपका मीडिया सेल है, जिसके जवाब में मरीम नवाज हैरान होकर कहती हैं कि मेरा मीडिया सेल? मेरा कोई मीडिया सेल नहीं है। यह तजाद कैसा है, इस पर बाद में बात करेंगे। फिलहाल मरीम नवाज की ऑडियो को लेकर हुकूमत ने एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है, जो इस बात का खोज लगाएगी कि बगैर किसी ओहदे के मरीम नवाज ने सरकारी खजाने से अरबों रुपए मनपसंद चैनल्स में किस तरह बांट दिए। तहकीकाती कमेटी मीडिया सेल के जरिए सरकारी रकूम के गैर कानूनी इस्तेमाल के मामलात की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी। फवाद चौधरी कहते हैं ऐसे अवामी पैसे की बंदर बांट पर क्रिमिनल केस बनता है। मामला क्या रुख इख्तियार करता है, इसका पता आने वाले दिनों में चल जाएगा, लेकिन आप पहले सोशल मीडिया पर मरीम नवाज की वायरल होने वाली वीडियो देख लें, फिर इस पर हुकूमती कमेटी का दायराकार क्या होगा। क्या मरीम नवाज का इतराफ आ बैल मुझे मार के मिसदाक है या नहीं, और क्या यह वीडियो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं वाली मुतजाद सीरीज का पार्ट 2 है। यह वीडियो देखें और फैसला आप खुद करें। सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है, अफसरान को लेकर सियासतदान सबको आपने देखा मिले, सहाफ़ियों के रहनुमा भी आप। ये अब इसका क्या किया जाए? ये जो बात है, वो कहते हैं कि झूठ को याद रखना भी एक बड़ा मसला होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या बोला हुआ है। अब वो कहती है मैं मीडिया सेल चला रही थी, पूरी वीडियो कहती है मेरा तो कोई मीडिया सेल ही नहीं। याद माजी अजाब है यार। अब उसामा साहब अब इन पॉलिटिशियंस को ये इतनी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि इनको खुद भी याद नहीं रहता कि हमने पहले क्या कहा था और अब क्या कहना है। तो मरियम की तो खैर ये चीज़ें, मरियम नवाज़ की, उनकी तो ये चीज़ इस तरह की स्टेटमेंट से भरा हुआ है कि मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में तो क्या, लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बाद में लंदन में भी फ्लैट निकले, पाकिस्तान में भी बेतहाशा प्रॉपर्टी निकल आई। अब आप एक और ये चीज़ है कि जी मैं तो कोई मीडिया सेल चलाती नहीं, और फिर एकदम कि ना ये हाँ ये मेरी है, मैं बाकायदा तो मैंने ही कहा कि ना इन चैनल्स को जो है वो इश्तिहारात ना दिए जाएँ। सब असल चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने उस पर आला स्थायी कमेटी बना दी है। मरियम की आपको रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी। माजी में ये कुछ और कहती रही, अब ये कुछ और कह रही हैं। जिस तरह से कप्तान को कहते हैं ना यूटर्न, तो ये भी बेतहाशा यूटर्न मार चुकी हैं। इनके वालिद साहब बेतहाशा यूटर्न मार चुके हैं। इनके यूसरा गिलानी को कोर्ट सजा दे तो उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस खाली कर देना चाहिए, और इनको कोर्ट निकाले तो जनाब फिर ये कहें कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद जजों के खिलाफ ये बाकायदा तौर पर एक मुहिम स्टार्ट कर दें। यकीन जानिए आप, पता अगर कल कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती तो आपको पता चल जाता है कि यूसुफ गिलानी को निकालने में इनका अपना क्या रोल था।
इनकी अपनी क्या फिर उसी कंट्रीब्यूशन यूसुफ थी, इलानी को वो कई सेनेटर ताने बनवाया। बाने वहां पर मिल जाते हैं, सर, कई उसको ताने फिर बिने वहां पर मिल सेनेटर भी जाते हैं। बनवाया फिर, यानी वो यूटर्न की जो आप बात कर रहे हैं वो गोल चक्कर ही है, वो नजरियाती होते हैं, फिर खिलाफ होते हैं, फिर नजरियाती हो जाते हैं। बड़ी अजीब कहानी। मेरा मतलब है कि अब वो नजरियाती हैं, फिर कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम कोई राब्ता नहीं करेंगे, और फिर खुद ही मान जाते हैं कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी हैं। अभी जो सबसे अहम इशू है ना साहब, वो ये है कि हुकूमत ने इस पे इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बिठा दी है कि इस ये जो वीडियो आई है, ये ऑडियो आई है, देखेंगे कितना किसको पैसा दिया गया। सर खाली ये नहीं है कि इन्होंने कल फवाद चौधरी साहब ने ये तो कह दिया कि 18 अरब रुपया दिया गया। मेरा मुतालबा ये है कि ये बताया जाए नाम लेके कि वो 18 अरब जिन लोगों को दिया गया, जिन सहाफियों को दिया गया, उनके नाम भी सामने आने चाहिए। बिल्कुल ठीक। मगर ये नहीं है ये कि ये तो हमारे ऊपर और इल्जाम सर, लग अब गया कभी दें, सारी अपने दुनिया 3 में, साल का मैं कल आपने सोशल भी बात मीडिया की भर थी, गया गुलाम कि रजा जनाब साहब ने। ठीक है 18 अरब रुपया जर्नलिस्टों में बांट दिया गया। और भाई उनके नाम लो जो 18 अरब रुपया डकार गए, ये किन जेबों में गया? ये आपकी मेरी या गुलाम रजा की जेब में नहीं गया, ये जिन लोगों की, जिन काली भेड़ों की जेबों में गया, उनके नाम सामने आने चाहिए। वरना फिर मैं ये समझूंगा कि गवर्नमेंट डर गई है उनसे, और गवर्नमेंट जो है उनको ये डर पड़ गया कि कहीं ये ना हो कि आज हम नाम दे रहे हैं, कल आने वाली जो है वो हमारे जो है जिनको हम पैसे दे रहे हैं उनके नाम सामने आ जाए। अच्छा, तो ये नहीं है। तो अभी दे देना फिर। गुलाम रजा साहब, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है बाबर साहब की कि जी देखें, साफ़ी बेचारे यहाँ तो धक्के खा रहे होते हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही होती। ये 18 अरब रुपया किस तरह दिया गया, किनको दिया गया, उन्होंने आगे तनख्वाहें दी भी या नहीं दी, वो भी 5 साल का हिसाब और अपने 3 साल का हिसाब भी दें, तभी पता चलेगा वाकई। क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया पर चल रहा है सारा कि जनाब ये इस चैनल को इतने दिए, इस चैनल को इतने दिए, और जो अच्छे खासे चैनल है बोल कर तो चले छोड़ ही देना जनाब, उनको वो तो ज़ेर अताब ही रहा, वो तो उस कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको तो वैसे ही बंद रखना था, इश्तिहार किसने क्या देने थे। तो इन 3 सालों का भी हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि एहतसाब सबका होना चाहिए और बेरहमाना किस्म का एहतसाब होना चाहिए। जिन जिन अदवार में जिन जिन लोगों को प्लॉट्स मिले हैं, सहाफ़ियों की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों को अगर मिल रहे हैं या सहाफ़ियों को अपने कोटा की बुनियाद पे जो कि कैबिनेट की डिवीज़न की तरफ से, काबीना की तरफ से पास है, उसके मुताबिक अगर मिले हैं तो ज़ाहिर है सहाफ़ियों ने वो प्लॉट्स पैसे देकर लिए हैं। अगर किसी को आउट ऑफ टर्न प्लाट दिया गया है, या जो सेक्टर था जिस सेक्टर में उस वक्त दिए जाने मतलूब थे लेकिन उसको किसी डेवलप सेक्टर में दिया गया, उससे सवाल पूछा जाना चाहिए। जिन लोगों का एक हेलीकॉप्टर ग्रुप था, 5, 6, 7 सहाफ़ी, सिर्फ वही 5 सहाफ़ी हर मुल्क में, हर जगह, हर कस्बे गांव जहां भी ट्रैवल करते थे वो उनके साथ जाते थे, तो किनको UNGA के इजलास में भिजवाया जाता रहा और उनके खर्चे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उठाती रही। सर, सरकारी खर्च पर हज भी होते रहे हैं सर, यहाँ तो मुझे तो पता नहीं है जायज भी है नहीं जी। ये सारी चीजें, ये देखिए, ये 5 साल का ना करें, एटलीस्ट ये पिछले 10 साल को ले जाएं। 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 5 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, और क्योंकि मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं और हम तब्दीली के मास्टर्स हैं, तो ये अपने 3 साल साथ करेंगे, ये तब आने वाले इनका करेंगे। अगर सिर्फ नून लीग का दिया गया तो मैं समझता हूं तो गलत बात है। पहले तो आप अपने आप को पेश करते हैं। एहतसाब का मतलब ये होता है कि पहले आप अपने आप को पेश करें, बाद में नून लीग का लेकर आए। पहले अपने 3 साल दिखाकर उसके बाद लाए नून लीग का कि 5 साल में किसको कितना पैसा दिया। उसामा गाजी साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, इस वक्त भी कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है, डिफरेंट सिनेरियो नहीं है। पिछले भी कुछ सहाफ़ी कुछ अदारों से मुंसलिक थे, ठीक, मैं आपको ये बिल्कुल आपके ज़हन में बात आ जाएगी, मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा। वो एक वाइस प्रेसिडेंट थे एक चैनल के, और वो कंटेनर पर खड़े होकर गो नवाज गो के नारे लगवाते थे, ठीक, और उनके हाथ में माइक भी होता था। तो ये जर्नलिज्म है,
ये इस तरह के सहाफियों को मुर्जा साहब नवाजा जाता रहा, कैसे नवाजा जाता रहा। यहाँ पर भी ऐसे बड़े जर्नलिस्ट थे नून लीग के दौर में। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर वाइस चेयरमैन PHA भी थे, एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा जर्नलिस्ट। एक MD PTV लगा, उसके बाद नून लीग का एडवाइजर भी रहा है यहाँ पर सर। पैमरा में भी रहा है सर। बड़े लोग बड़े बड़े ओहदों पर मुस्तफीज होते रहे हैं पिछले दौर में, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। अब वो दोबारा नहा धो के दोबारा फिर एंकर बनकर बैठे हुए हैं। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि जब आप सरकारी किसी भी सरकार से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जब आप सरकारी ओहदा ले लेते हैं तो आपके ऊपर एक मुकम्मल तौर पे ठप्पा लग जाता है, आप स्टूज बन जाते हैं उस पार्टी के। फिर आपके देखें, आज तो खुलेआम बात है कि आजकल ट्वीट्स हैं, आपके ट्वीट्स किस तरफ जा रहे हैं, आपकी ट्वीट्स से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपके ज़हन से क्या टपक रहा है और बर्तन में जो कुछ है वो क्या बाहर आ रहा है। तो आजादी सहाफत के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे आप इस तरह लोगों को धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, एक और पहलू है इसका एहतसाब। ये गुलाम साहब जल्दी से मुझे बता दें, मैंने इसी के और पहलू पर बात करनी। आपको लगता है जो कमेटी बनाई गई है कितना वक्त लेगी है? क्योंकि ये तो पॉइंट स्कोरिंग मुझे लगता है कि हुकूमत के पास आ गया बड़ा अच्छा हथियार। देखिए, इसका कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए है। सही है। कौमी असम्बली में इस तरह की तफसीलात पेश हो चुकी हैं, कई दफा सवालात हुए हैं और उन सवालात के तनाजुर में कौमी असम्बली के रिकॉर्ड का हिस्सा है सारी चीजें। ये कुछ 1 से 3 दिन के दौरान, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के दौरान ये 10 साल का रिकॉर्ड इनके पास आ सकता है। कितनी जल्दी वो ये काम करके दिखाती है। बाबर साहब, पीडीएम की अगर बात करें तो उसका फोरम लग रहा है कि जैसे सिर्फ अब नून लीग के लिए, पीपल्स पार्टी चली गई, एनपी चली गई, बड़ी जमातें तो यही थी। पीपल्स पार्टी को देखा जाए, फिर नून लीग सबसे बड़ी जमात कह सकते हैं आप, पीपल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट थी इसलिए बड़ी अहम जमात थी वो। अब फजलुर रहमान साहब को ये भी शिकवा है कि जी 11 थी, अब 9 रह गई हैं, वहां भी कुछ फैसले नहीं हो पा रहे। तो आपको लगता है ये जो खबरें अंदर से आ रही हैं, जैसे मौलाना साहब बड़े बददिल हैं, तो वो शायद सदारत छोड़ दें पीडीएम की, क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ ये प्लेटफॉर्म हो रहा है। देखिए ना, अब आकर एजेंडा क्या है कि जी साकिब निसार वाला मामला, वो किस तरह से जुड़ता है, वो सारा नवाज शरीफ मरीम के केस से जुड़ता है। तो यानी कोई तहरीक कोई उस तरह नहीं है, अवामी मसाइल के लिए नहीं है, गवर्नमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स या जो भी वो कहते हैं जी फिर एंड फिर, वो नहीं है, ये तो केसेस पर चली गई है। तो फजलुर रहमान साहब का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि मरियम नवाज, उनको ना तो पीडीएम से कोई गर्ज है, ना उनको महंगाई से या जो ये गुर्बत है उससे कोई गर्ज है। वो सिर्फ एक ही इशू है उनका, वो ये है कि जनाब किसी भी तरीके से मेरी जो डिस्क्वालिफिकेशन और सजा है वो ख़त्म हो जाए। और अच्छा। मैं 2000 जो भी आने वाला इलेक्शन है, जब भी 2022 में होगा, 23 में होगा, उसमें मैं जनाब उस कैंपेन को लीड करूं और मैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। ये जो वीडियो सारी आ रही हैं, ये जो ऑडियोज आ रही हैं, ये जो सारे रोले पड़े हैं, ये उसी का हिस्सा है कि किसी भी तरीके से मेरे ऊपर से पर्चे खत्म हो जाएं, मेरे ऊपर से सजा खत्म हो जाए और मैं क्वालिफाई कर जाऊं। वो ना वो इसमें इंटरेस्टेड है कि पीडीएम जो है वो क्या करती है, क्या नहीं करती, लॉन्ग मार्च करती है, शॉर्ट मार्च करती है, इस्तीफे आते हैं, नहीं आते। वो इलेक्शन में बगैर अपने वो इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। ना ही उनका ये इंटरेस्ट है कि पंजाब गवर्नमेंट गिरती है या फेडरल गवर्नमेंट गिरती है या सेनेट गिरती है। उनका देखिए, अगर अगले इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, ये गवर्नमेंट गिर भी जाती है, मैं कहता हूँ 2022 में इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और मरियम उसके लिए क्वालिफाई नहीं करती, तो उनका उसमें कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। बिल्कुल ठीक। वो उनका इंटरेस्ट ये है कि इलेक्शन से पहले चाहे पीडीएम है या जो भी है, मुझे क्वालिफाई करवाया जाए, मेरा मसला हल करवाया जाए, उसके बाद सारे इश्यूज। सर, मुझे अब इलेक्शन कमीशन के दोहरे मेयार पर बात करनी है, लेकिन उससे पहले शॉर्ट कमेंट गुलाम साहब, क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो जाता है, हम खबर पूरी डिस्कस नहीं कर पाते। फजलुर रहमान साहब का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं पीडीएम के हवाले से? चलेंगे साथ या किसी वक्त बददिल होकर छोड़ देंगे? मौलाना इतनी जल्दी बददिल तो नहीं होते, नाराज जरूर हैं और बिल्कुल ये खबर दुरुस्त है कि वो काफ़ी हद तक नाराज हैं और उन्होंने इन सब से कहा भी है जो उनके साथ हैं, बल्कि सबसे क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ही कहा है कि आप अपनी सफ़ों में जो भी आपके अंदर है वो चीज़ बाहर निकालें और बताएं कि आप किधर खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हैं या आप हुकूमत हासिल करना चाहते हैं। तो ये फैसला उनसे वो ले रहे हैं। मौलाना कमज़ोर कभी भी नहीं रहे। अच्छा। ये मैं आपको अर्ज कर दूं, मौलाना की पॉलिटिक्स हमेशा रेलेवेंट पॉलिटिक्स रही है और आने वाले दिनों में तो मौलाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रियासत को
और उसकी सियासत भी मौलाना की जो है वो लेकिन सर आने वाले दिनों में हर आप कोई इस्तेमाल कर लेता है ना, ये भी तो मसला है, चमकेगी। हाँ, ज्यादातर तो मौलाना इस्तेमाल ही हो रहे हैं, ये नहीं फायदा है, देख रहे होंगे। अच्छा, ये देखिए वो हमेशा से वो गवर्नमेंट की सियासत करते रहे, स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स उन्होंने की है। सही। और अब जरा ऑपोजिशन करनी पड़ रही है। अच्छा, अब सर एक ऑपोजिशन का जो बड़ा अहम मामला था वो था इलेक्शन के हवाले से ईवीएम और ओवरसीज पाकिस्तानी का, वो तो हुकूमत ने करवा लिया काम। वो कहते थे, ऑपोजिशन कहती, पीडीएम कहती थी हम उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, सारी ऑपोजिशन के, जी हम इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी तेजी से यू टर्न नहीं ले लिया, क्योंकि अब तो वो कह रहे हैं कि जी फंड्स दिए जाएं, ईवीएम के हवाले से साथ ही मान गए हैं। गुलाम साहब, ये बड़ी तेजी से तब्दीली हुई है 17 नवंबर के बाद, ये अभी चंद हफ्ते भी नहीं गुजरे। देखिए, लॉ को फॉलो करना ये बड़ी अच्छी बात है, और लॉ बना है तो उसको फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि हमें आप बताएं किस तरह से इंतजाम करने हैं, कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं जी। लेकिन अभी भी आपको पता है कि जो ईसीपी का ई वोटिंग का जो कानून पास हुआ है उसमें सकम है, उसने इंतखाबी एक्ट जो जिसमें लिखा हुआ है कि इंतखाबात जो होंगे वो खुफिया बैलेट से होंगे और इस तरह से होंगे, वो शिक को रिपील नहीं किया गया। अच्छा। वो अगर रिवील हो जाती उसके साथ वो खत्म होनी थी, ये उसकी जगह पे ऐड होनी थी ईवीएम की। तो अगर वो नहीं हुई है तो इट मींस कि वो भी इंटैक्ट है और ये भी नई चीज ऐड हो गई है उसमें। तो इसके लिए या तो एक और लेकिन खुफिया बैलेटिंग खत्म नहीं हुई, वो खुफिया बैलेटिंग भी साथ नहीं, मैं खुफिया बैलेटिंग के साथ जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, मैं वो अगर कहें तो मैं आपको निकाल के वो पढ़ दूंगा। उसमें ये है कि एक तरफ खुफिया बैलेटिंग भी और उसके साथ ये जो पर्ची सिस्टम है वो उसकी सारी शिकें निकाल के देखें तो उसमें ये एडिशन हुआ है, उसमें उसको रिप्लेस नहीं किया। सही। उस सेक्शन को वो अगर आप उसको सेमी कॉलन, कॉमा या उसको फुल स्टॉप या उसको आप रोकना चाहते हैं तो आप उसको कहेंगे कि ये इसके साथ आपने उसको बदल दिया है, एक्सचेंज हो गया है ये वाली शेक उसके साथ, और उस शेक के तहत जो जिस तरह पहले इंतखाबात होते थे, आम तरीका इंतखाबात, वो भी अभी तक उसमें वैलिड है। तो अभी ये जिस तरह से अपोजिशन लेके जा रही है कोर्ट ऑफ लॉ में, वहां पे भी सवालात उठेंगे, ये भी होगा, पैसों की भी बात होगी, 4 अरब की बात हो रही है, 150 अरब रुपया चाहिए। जी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मामला भी जनाब दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी जी ऑपोजिशन, तैयारी पूरी है। लेकिन बाबर साहब, मैं देख रहा हूँ 8 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का कहा जा रहा है जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 3 एकड़ से ज्यादा जमीन दरकार होगी इनको स्टोर करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए फंड्स में ताखीर बड़ी हो गई है। सेक्टर H11 में इमारत की तामीर के लिए फौरी फंड्स जारी किए जाएं। ये तो बड़ा पैसा, अरबों रुपया तो चाहिए इसके लिए, अरब हर रुपया। उसामा साहब, अभी तक गवर्नमेंट ने 4 अरब रुपया रिलीज किया है, 150 अरब रुपया उसके लिए चाहिए, 8 लाख मशीनें चाहिए, उसकी प्रोक्योरमेंट करनी है, इतनी बड़ी जगह चाहिए। खाली प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये बड़ा सेंसिटिव है, मशीनों को आपने बड़े तरीके से उसकी बड़ी सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, एक पूरा सिस्टम है। तो मुझे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इलेक्शन कमीशन को ये पता है कि ये गवर्नमेंट से होना ही नहीं, ना गवर्नमेंट के पास इतने पैसे होने हैं, ना उसकी प्रोक्योरमेंट के लिए ये सारा कुछ होना है, तो वो बड़े मुतमईन बैठे हुए हैं। उन्होंने चूंकि लॉ पास कर दी है और जब तक सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला नहीं करती तो वो गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अब आपने चूंकि लॉ पास कर दिया तो फिर लेके आए सारी चीजें हमें दें। आपने अगर चाहिए स्टाफ चाहिए होगा, स्टाफ की ट्रेनिंग चाहिए होगी, उसका सारा एक बहुत बड़ा सिस्टम होगा। 8 लाख मशीनें संभालना आसान काम है, एक एक मशीन अहम है, हर मशीन ने अलग जगह पे जाना है, उसका एक रिजल्ट देना है, उसकी सिक्योरिटी, उसका सारा कुछ, उसकी क्वालिटी, उसकी मेंटेनेंस, उसको जो मशीन खरीदी जानी है उसने चेक होना है। ये तो नहीं कि मशीनें लेके रख देंगे और इलेक्शन वाले बाहर इंस्टॉल कर देंगे, पता चले आधी मशीनें चल ही नहीं रही, उसको चेक करना, उसका बैकअप, ये सारा कुछ, तो ये इतना आसान नहीं है। टाइम तो बड़ा थोड़ा है। इलेक्शन तो 2022 में कह रहे हैं कि इलेक्शन है, 2022 में अगर इलेक्शन आ जाता है तो मुझे पता है कि 6, 8, 10 महीने में क्या ये सारा कुछ हो जाएगा। 8 लाख मशीनें कहाँ से खरीदेंगे? ये जो बिल्डिंग कही जा रही है, कौन सी बिल्डिंग 8 महीने में तैयार हो जाती है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। सर, वो खाली बिल्डिंग नहीं है उसामा साहब, ये कोई फर्श पे रखने वाली चीज नहीं है, ये बड़ी सेंसिटिव मशीनें हैं।
सर हर मशीन जो है वो सेंसिटिव है, हर मशीन ने अपना अपना अलग रिजल्ट देना है, उसकी मेंटेनेंस सबसे अहम चीज है, उसको चेक करते रहना अहम चीज है। ये किस तरह, ये तो नहीं है कि मशीनें लेके रख दी इलेक्शन वाले दिन, वो मशीनें इंस्टॉल कर दी, पता चला कि इलेक्शन वाले दिन आधी मशीनें काम ही नहीं कर रही, तो ये क्या करेंगे? और उधर जाकर जिसने इंस्टॉल कर दिए हैं पहले जो अमला है उसको भी चलानी सिखानी होगी। मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहते हैं, हम कहते हैं जी इंडिया में इलेक्शन होते हैं, इंडिया में फेजेस में होते हैं, एक सूबे के अब हो गए, फिर हो गए, फिर हो गए, फिर हो गए, वो एक दिन में इलेक्शन नहीं होते। और यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि एकदम जो तरीका कार था वो ये था कि इसको आप एज मास्टर प्लान इसको रखें कि हर इलेक्शन में कोई 5-7 पोलिंग स्टेशन जो थे उन पे करवाते रहते या 100 पे करवाते रहते, वो तो तरीका अडॉप्ट किया गया। 3 कमेटियां तो बनाई, अब देखते हैं इस पर किस तरह से अमल दरामद। लग रहा है कि 2 साल भी 2023 के लिए भी अगर बात करें तो ये काम इतना आसान नजर नहीं आ रहा। फंड्स जो हैं वो सिर्फ एक मामला है, दीगर बड़े इशूज है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे पेट्रोलियम डीलर्स ने जो हड़ताल की है कितने मसाइल का इनको सामना है, ये पैसे कितने लेते हैं पर लीटर, कितना मसला है इनके लिए, और हुकूमत कहां तक इनकी बात मानने को तैयार हो चुकी है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल की गई, मुल्क में लोग मारे मारे फिरते रहे, रात को बड़ा रश था। आज के दिन भी ये रहा कि जनाब कई पेट्रोल पंप्स बंद थे, चंद खुले थे जिनका हुकूमत ने पहले कहा था, लेकिन जाहिर है कि बड़ी बड़ी लंबी कतारें नजर आई। इस्लामाबाद में खास तौर पर सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कर रहे थे कि जी इस हुकूमत से कुछ भी संभलता नहीं। अब मसला ये है कि वज़ीर तवानाई हमाद साहब ये कह रहे हैं जी हम ब्लैकमेल नहीं हो सकते, 9 रुपये फ़ी लीटर इजाफा मांग रहे हैं पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन वाले। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जी पेट्रोल पंप पर फ़ी लीटर जो पेट्रोल मालिक है या डीलर है उसको जनाब 3 रुपये 91 पैसे मुनाफा मिलता है फ़ी लीटर और पेट्रोल पर, और इसी तरह से 3 रुपये 30 पैसे डीजल पर। अब अगर इसको हम फ़ीसद में ले जाएँ तो ये तकरीबन 2.75% बनता है पेट्रोल पंप्स पर, और 6% तक बढ़ाने की ये कोशिश की जा रही है। यानी पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं जी 6% बढ़ाया जाए। अब 6% तक बढ़ाया जाता है तो ये 9 रुपये फ़ी लीटर बनेगा जी, 9 रुपये फ़ी लीटर। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 9 रुपये फ़ी लीटर अगर ऊपर चला गया पेट्रोल तो फिर क्या बनेगा। बाबर साहब, हुकूमत तो कह रही है जी हम ये ज़रूर कर रहे हैं कि हमने ECC में कह दिया है कि जी कुछ इजाफा किया जाए, लेकिन ये 9 रुपये वाला तो नामुमकिन है। अब देखिए उसामा साहब, आपने कहा कि अगर 6% बढ़ाया जाता है तो 9 रुपये का इम्पैक्ट आएगा फ़ी लीटर, और अगर 5% बढ़ाया जाता है तो तकरीबन 8 रुपये आ जाएगा, और अगर 4% यानी कि 1% उनको बढ़ाया जाता है, मज़ीद बढ़ाया जाता है तो उसका भी कुछ 5-5.5 रुपये का इम्पैक्ट आएगा, यानी कि फिर भी 5.5 रुपये पेट्रोल जो है बढ़ जाएगा। अब हुकूमत के हालात ये हैं कि आए दिन एक से एक क्राइसिस जो है वो इनको सामने आया होता है। बात यह कि आपको इनको डंडा देना चाहिए। ये जनाब असल चीज़ ये है कि जिन्होंने बढ़ाना है, जो पीछे बड़े ग्रुप्स हैं वो इनके अंदर बैठे हुए हैं, उनको पता है गवर्नमेंट अंदर से कमज़ोर है, वही बाद में मशवरा दे देते हैं कि जनाब इसका इम्पैक्ट आ जाना है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ना है तो करें इसको। उनको कहा गया होगा 6% मांगोगे 1% मिल जाएगा 5.5 रुपये, जहाँ पे पेट्रोल पहले 150 का हुआ है वहाँ पे 155 का हो जाएगा। गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सर, इसमें फर्क तो आपको और मुझको और गरीब आदमी को पड़ता है ना उसामा साहब। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर तो क्राइसिस पे क्राइसिस है। आज यूरिया खाद कहीं नहीं मिल रही, पूरे पंजाब में यूरिया खाद नहीं मिल रही। फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही कि सिंध ने सारी यूरिया खाद जो है स्टॉक की हुई है, और जनाब अगर यूरिया खाद की शॉर्टेज हो गई जिस तरह से है तो उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि वो जो आपकी फसल है उसको खाद नहीं जब मिलेगी, गंदम की फसल को खाद नहीं मिलेगी तो आने वाली फसल जो है वो, मैं आज एक बात कर रहा था, वो कहते 25% का इम्पैक्ट आता था, 25% गंदम कम हो, उसकी यील्ड कम हो, उसकी प्रोडक्शन कम हो तो वो आगे फिर ये भी एक मसला है। एक चीज़ से जान नहीं छूटती, दूसरी तैयार बैठी होती है। तो समझ सब इस तरह से चीज़ें जो है ना वो हैंडल नहीं होती, इस तरह से गवर्नेंस होती नहीं है जिस तरह से ये गवर्नेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को अपने लेफ्ट राइट दाएं बाएं देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके इशारों पे चीज़ें इस तरह से चलती हैं और बाद में चीज़ें मैनेज नहीं होती। आज ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं काबीना में इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जिनका
पेट्रोलियम जो सेक्टर है इससे लेना देना है? यानी यहाँ जब कीमत मैं बिल्कुल आपको यही कह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनका पेट्रोलियम के से लेना देना है, ऐसे लोग हैं जिनका जनाब खाद से लेना देना है, ऐसे लोग हैं जिनका जनाब बिजली से लेना देना है, जिनका जनाब IPPs के साथ लेना देना है। बहुत सारे स्टेक होल्डर उधर बैठे हुए हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। उनकी तरफ आवाम जाए भाड़ में, वो ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनका प्रॉफिट जो है वो डबल होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर लेते हैं। वो जब भी ज़रूरत पड़ती है वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर लेते हैं, और खान साहब जो है वो उनके सामने बेबस नजर आते हैं। ये गवर्नमेंट उनके सामने बेबस नजर आती है, और क्योंकि इन्होंने खुद ही उनको रखा हुआ है, खुद ही उनको रखा हुआ है। और वो इश्यूज में जब होता ये है कि वो उनको पता है कि हमने किस तरह से चीजों को मैनूवर करना है और किस तरह से चीजों पे। लेकिन अभी तक तो गुलाम साहब हुकूमत डटी हुई है, वो ये जरूर कह रही है कि जी हम पहले ही कह रहे हैं 1 रुपया हम मजीद बढ़ा देते हैं इनका मुनाफा। अच्छा, इसमें तकरीबन 3 रुपए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का भी शामिल है, यानी ये 2 रुपए 97 पैसे। तो आप देखें ना कि 3 से 4 रुपए इनका हो गया पेट्रोल पंप्स का, 3 रुपए ऑयल मार्केट, 7 रुपए तो ये सीधे सीधे इनकी जेब में जाते हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम 2-3 चीज़ें बड़ी समझने की हैं। टेक्निकल बात है जी। एक है OMCs का, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन, एक है डीलर मार्जिन। और आप ये देखें, इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखें, और इसके साथ साथ आपने मद्देनज़र रखना है बिजली के रेट्स को। जितने भी पंप्स चल रहे हैं वो बिजली के ऊपर चल रहे हैं। हमें ये नहीं है कि इनको हम बिल्कुल ही, ये हमारे अपने शहरी हैं, इनको हम इल्ज़ाम दे दें कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। कतन ऐसा नहीं है। जिस एक पंप का खर्चा 50,000 रुपये था सिर्फ बिजली का, इस वक्त उसका 2 लाख रुपये खर्चा आ रहा है। अब मुझे ये बताएं वो कहाँ से देगा? या वो मिलावट करेगा या पैमाना काम करेगा? कोई ना कोई तो काम करेगा ना वो। तो अगर ये चीज़ें टेक्निकली आप उनको, कोई टेक्निकल बंदा हो बात समझने वाला, वो उनके साथ बैठे और ये देखे कि ट्रांसपोर्टेशन, कभी आप देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन वाले हड़ताल कर देते हैं कि हमारा पैसे बढ़ाया जाए, हमारे एक्सल ज़्यादा हैं, हमारे कम एक्सल हैं, गाड़ियों का ये है वो है, वो हड़ताल हो जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो बाहर से हेज भी करती हैं, और हेज करके पेट्रोल इधर आता है। उनके पास तो मुनाफा वैसे भी होता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, डीम ड्यूटी, रिफाइनरी, 400 चीज़ें हैं दरमियान में। गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए, और इस तरह से पैनिक करवा के आप उनमें से किसी चीज़ के ऊपर कट लगा दें, को अपनी जो रिफाइनरियाँ हैं उसमें से कोई कट लगवा दें, आप किसी और जगह से उनको कंपलसेट कर दें। बात यह है कि उनको पैसे नहीं बचते। लेकिन मुर्जा साहब, और मैं बताऊं, जो सुने मेरी बात एक मिनट, ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज है ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, डॉक्टर साहब वो क्या करती हैं? वो जितने भी पैसे पंप के उनके खाते में होते हैं, जो उनका कमीशन होता है, वो उनके जो एडवांस पेमेंट लेती हैं, एडवांस पेमेंट में से डिडक्ट करके, वो अगर 50 लाख का चेक भेजते हैं, उसको कहते हैं 12 लाख रुपए आपका बचता था हमारे कमीशन में से, ये आप हमने काट लिए, बाकी आपके पास बच गया 38 लाख, इसका पेट्रोल आपको भेज देते हैं। इसी तरह CNG जिन लोगों ने लगाई हुई थी, वो CNG के ऊपर भी जिन लोगों ने अपने पंप सुन के हैं वो CNG इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी पैसे लेती है कंपनी कि हमारे आउटलेट के ऊपर आप CNG चला रहे हैं जी। ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो कोई बंदा नहीं करेगा। ये वही जो इस सेक्टर को समझता है, सेक्टर के साथ चलता है या मामलात हैं, वो इस तरह से वो कह रहे हैं हम ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी। मुर्जा साहब आज मुझे एक बात सुने, आज इन्होंने हड़ताल की कॉल दी। मैंने कल रात देखा कि तमाम पेट्रोल पंप्स के बाहर बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों की लाइनें लग गई। आज सुबह मैंने देखा कि तकरीबन लाहौर के 60% पेट्रोल पंप खुले हुए थे, 60%, और 40% के करीब बंद थे। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि वो जो 60% खुले हुए थे, जिन्होंने इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, उनको कुछ बचता होगा ही, तो तभी तो वो उन्होंने अपने पेट्रोल पंप खोले रखे, वरना तो सारे बंद हो जाते। ओवरऑल पंजाब में भी जो मेरा एनालिसिस था, वो जो मेरे पास फिगर है उसके मुताबिक उसका जो इम्पैक्ट आया वो यही है, 60-40 है। 60% खुले हुए थे, 40% बंद थे। तो फिर अगर नुकसान तो फिर एक जैसा है और फ़ायदा भी एक जैसा है, तो ये जो 60% ने खोले हुए थे और इस हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनको फ़ायदा हो रहा है?
और बाकियों को नुकसान हो रहा है जिन्होंने 40% ने बंद किया। तो मुझे मैं आपको इसको क्लियर करता हूं। देखिए, ये जो चीज़ आपने बताई है, PSO है और उसके साथ बाकी मुख्तलिफ OMCs हैं। PSO क्योंकि पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये अपने जितने भी इनके पंप ओनर्स हैं, जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इनके इन्होंने फैसिलिटी ली हुई है जिन्होंने, वो तमाम के तमाम लोग इनको एग्रीमेंट लिख के दिया हुआ है कि जो आप कंपनी कहेगी उसके मुताबिक हम चलेंगे। ठीक। अब ये था कि उनको कहा गया कि आपने खोलने हैं पंप्स, हम आपको ड्राई नहीं देखना चाहते। जाहिर है उन्होंने बिजनेस करना है और वो उन्हीं के साथ बिजनेस करेंगे, तो वो उन्होंने पंप खोले। और कुछ लोगों ने, ये भी अच्छे लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, वो अगर कहते हैं कि चलो 1 रुपया बच रहा, ठीक है, हमारा अगर 1 लाख लीटर रोज का बचता है तो लाख रुपया रोजाना बच गया, खर्चे निकाल के कुछ और हो गया। ठीक। तो ये चीजें, अच्छे लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन मजबूरियां भी हैं लोगों की। आपकी बात सही, दोनों तरफ एक तरह के उसामा साहब बढ़ा रहे हैं, कहती नहीं बढ़ा देते हैं मार्जिन। सर इसमें देखिए ना, मसला ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, बिजनेस वो करने आए, लेकिन ये शायद होंगे, कई हजार होंगे पेट्रोल पंप्स पाकिस्तान में, लेकिन करोड़ों लोग हैं जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोगों ने खोले पंप्स और लोगों को सप्लाई भी देते रहे। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, हुकूमत कह रही है 1 रुपया बढ़ा देते रहे हैं। सर वो 1 रुपया मजीद बढ़ा रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है 1 रुपया अगर बढ़ा भी देते हैं तो आप ये देखिए कि जितना भी पेट्रोल का 5 रुपया इम्पैक्ट आ गया, 5 आ गया। मुझे एक बात है, फी लीटर 5 रुपये बढ़ता है तो गरीब आदमी कहाँ पर जाए? उसामा साहब, उसकी तो कोई यूनियन नहीं है, उसकी तो कोई एसोसिएशन नहीं है जिसपे इम्पैक्ट आना। ये कौन सा गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट आना है? गरीब आदमी पे इम्पैक्ट आना है। वो पेट्रोल का बाइकआउट भी नहीं कर सकता। जी मेरी बात सुने, क्या ये पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं, मुझे ये बात आप बताएं, क्या ये FBR के मुलाजिम हैं? क्या आपको पता है कितना टैक्स इकट्ठा करके देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, डीम ड्यूटी की मद में और FED की मद में, और उसके बाद बाकी जो सेल टैक्स है उसकी मद में, लेवी जो 30 रुपए पर लीटर का नहीं, ये कलेक्शन कौन करके देते? नहीं, ये एजेंट्स हैं, ये दे आर टैक्स कलेक्टर्स। अगर आप फिर FBR को कहें कि इनको पैसे दे, उसमें से दे दें 2 रुपया कि भाई अगर आपने इतनी 1 लीटर के ऊपर 40 रुपए 45 रुपए टैक्स कलेक्शन करके देनी है एक पेट्रोल पंप के ओनर ने, उसमें से 2 रुपए FBR इनको दे दे जी। ये चीजें हल हैं इसके, ये हो सकती है। ये कोई टैक्स कलेक्टर थोड़ी हैं, उनको तो अगर टैक्स कलेक्ट करना तो उनके FBR के इंस्पेक्टर्स, डिप्टी और बड़े बड़े DGs और सारे उनको टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। मुर्जा साहब, मेरा तो सिर्फ सवाल ये कि एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा अगर 5-6 रुपए पेट्रोल मजीद बढ़ता है? उसकी तनख्वाह तो नहीं बढ़नी, वो तो मारा गया ना, उसकी तो कोई एसोसिएशन नहीं, वो बाइकआउट करता है तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मुझे ब्रेक लेनी है। लाड़काना की MBBS की स्टूडेंट थी जी, वो बच्ची, ज़ाहिर अब ये कहा जा रहा है मुबीना तौर पर कि जी उसने खुदकुशी की है। इस तरह का पहले भी वाक़या हो चुका है, बड़ा अफसोसनाक है ये। अभी तहकीकात में क्या कुछ पता चला है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। ज़िला लाड़काना में एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक बच्ची ने अभी तक जो इतलात हैं बज़ाहिर लग रहा है कि उसने खुदकुशी की है। और ज़ाहिर है बच्चे बहुत ये लायक होते हैं। MBBS की स्टूडेंट थी और पुरस्रार तौर पर अभी तक समझ नहीं आ रही कि इसने हॉस्टल में ख़ुद को फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अब सोशल मीडिया पर भी बहुत सी चीज़ें शेयर की जा रही हैं, हम वो नहीं दिखा सकते, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ नहीं बता रही। वो कहती है कि जी वर्षा के साथ मिलकर ही फिर देखेंगे इसको आगे किस तरह से लेकर जाना है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये पहला वाक़या नहीं है। सिंध की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इससे पहले भी इसी तरह के वाक़यात हो चुके हैं। बच्चियाँ देखा गया है वहाँ पर ख़ुदकुशी के वाक़यात हुए हैं और फिर कोई प्रॉपर तरीके से कोई तफ्तीश में बात सामने भी नहीं आ पाती कि हुआ क्या है। कोई डिप्रेशन था, मार्क्स का कोई मसला था, घरेलू कोई परेशानी थी। वालिदैन ये कहते हैं कि जी हमारी बच्चियां बिल्कुल खुश थीं, चंद दिन पहले हमारी उनसे बात हुई, सब ठीक था। वो मानने को तैयार नहीं होते। पुलिस ये कहती है जी कुंडी अंदर से लगी हुई थी, कोई शख्स अंदर जा ही नहीं सकता। अब गुलाम रज़ा साहब, ये वाक़यात इस तरह के हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं।
कहीं हमें लगता है कि बाज़ औक़ात तो, क्योंकि इस बच्ची ने जो लेटर लिखा है मुबैना तौर पर, उसमें कहा जी मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रही हूँ। अब वो हैंड राइटिंग भी देखी जा रही है, इसी की है क्या है, इसकी जो दोस्त है उनसे भी पूछा जाएगा। कई बच्चे हम देखते हैं कि इतना प्रेशर होता है कि जी मार्क्स कम आ गए, ऐसा भी हुआ है कि नंबर कम आने में, अभी मैं देख रहा था कुछ अर्सा पहले कि जी एक बच्चा है उसके सारे दोस्तों के मार्क्स अच्छे आ गए, उसके कम आ गए, तो उस दबाव में उसने कुछ ऐसी हरकत कर ली। तो ये क्या बच्चों की काउंसलिंग की ज़रूरत होनी चाहिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ऐसे या असातिज़ा या कोई इस तरह से कोई एक्सपर्ट जो बैठा हो, जो देखे कि बच्चे में कोई इस तरह का रुझान तो नहीं पाया जा रहा? बिल्कुल, ये इस वक्त की इंतहाई शदीद ज़रूरत है कि वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलर्स होते हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो नज़र भी रखते हैं, लेकिन इस हवाले से बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या, ये दूसरा ऐसा वाक़या, इससे पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था। तो ये जो वाक़या है, अभी ज़ाहिर है कि उनका तो अभी मेडिकल भी नहीं हुआ, ना पोस्टमार्टम हुआ है, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने जब आएगी तो इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें उस वक्त सामने आएंगी कि क्यों उन्होंने ख़ुदकुशी की और क्या वाकई ख़ुदकुशी थी या कोई और ऐसा वाक़या था। क्योंकि अभी इब्तदाई चीज़ें जो चल रही हैं उसमें पता चला है कि उनके गुर्दों में, किडनीज़ में खून था। तो इस तरह की सूरत हाल में ज़ाहिर है कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, क्या कोई मेडिकेशन ली, उन्होंने मेडिसिन ली या मेडिकेशन का थी वो अंडर मेडिकेशन। तो ये वो सवालात हैं जो कि हमें देखने हैं। दूसरी बात, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जामिया के जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी उसी तरह से जिम्मेदारी आयद होती है। बीइंग अ पेरेंट्स हमारे ऊपर भी उसी तरह से जिम्मेदारी आयद होती है। और समाजी रवैये जो हमारे हैं, अगर हम उनको डिस्कस नहीं करते तो भी ये एक बहुत ही नामुनासिब बात होगी। हमें अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, दीगर रिश्तेदारों के साथ, हमें उनके ऊपर, अब हालात ऐसे हैं कि उनके ऊपर पूरा चेक रखने की इस एतबार से ज़रूरत है कि कहीं वो कहीं किसी भी हवाले से कोई साइकेट्री, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में तो नहीं है। अगर वो हैं तो वो उनको उस चीज़ को बढ़ाने की बजाय उनको हम किस तरह से रिलीफ फ्राहम कर सकते हैं, कैसे उनको उस ट्रॉमा से बाहर ला सकते हैं। तो अपने तय ये सारी कोशिशें जो हैं वो वालिदैन को भी, बहन भाइयों को भी, बाज़ औक़ात आप जानते हैं कि तालबात जो होती हैं अमूमी तौर पे वो अपनी दिल की शेयरिंग अपनी बहन से, अपनी माँ से करती हैं। तो माएँ बाज़ औक़ात वो चीज़ें बाहर बताती नहीं उनके अपने शौहरों को, उनके वालिदैन को या भाइयों को। तो ये किसी न किसी एतबार से इसमें जो मुआशरा है, जो फैमिली है, उसके ऊपर भी पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। बिल्कुल, जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में उस्ताद आते हैं, वो लेक्चर देते हैं, चले जाते हैं। स्कूल के लेवल पे तो होता है कि टीचर, जो एक टीचर, क्लास टीचर है, वो नज़र रखता है। तो लेकिन ये वाक़तन अब क्योंकि सोसाइटी उस तरफ चल पड़ी है, जो सोशल मीडिया है उसके होते हुए, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हुए, तो बहुत सारे जो ऐसे एवेन्यूज़ हैं जो पोशीदा रह जाते हैं अपने वालिदैन से, साथीदार से या दोस्तों से। तो ये कुछ ये ऐसे हमें दोस्ती करनी है। हाँ जी, कुछ अपने ऐसे बच्चों से बिल्ड हो जाते हैं कि जिनके बारे में पेरेंट्स को नहीं बताया जा रहा होता, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। कुछ इस तरह के बहुत से इस तरह से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अब देखना है कि इसमें कहाँ तक तफ्तीश जाती है। कई दफ़ा वालिदैन ये डर जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, माशरे में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, वो फिर आगे तफ्तीश बढ़ाते ही नहीं। वो कहते हैं जी हमने ना पोस्टमार्टम कराना ना कुछ करवाना है, ये भी मसला हो जाता है। लेकिन पापा डोगर साहब, कई दफ़ा देखते हैं कि अब जिस तरह से ये हॉस्टल का अगर वाक़या है तो बच्चियों को इकट्ठे रखा जाता है, यानी अकेले तो नहीं होना चाहिए। अगर उसके ऊपर कुछ प्रेशर है, शायद वो अपनी किसी दोस्त से जो उसकी रूममेट है उससे डिस्कस कर सके, किसी से कोई बात कर सके, या वो बता सके किस तरह के वो दबाव में थी या कुछ ऐसा था। कोई मानता भी नहीं है इस बारे में, या कोई मोबाइल डाटे से पता चल सके कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्या वजह इसकी हुई है। क्योंकि बड़ा तशवीशनाक है किसी एक बच्चे के साथ भी ऐसा होना, क्योंकि ये तो उम्र वो होती है कि जहाँ ख्वाब होते हैं, जहाँ एक अभी ज़िंदगी पड़ी है कि उसको किस तरह से जीना है। अभी तो जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, अभी तो उसमें आए भी नहीं होते ये बच्चे। उससे पहले इस तरह जिसको हम कहते हैं चलो खेलने कूदने की उम्र ना सही, लेकिन अभी तो ज़िंदगी को अभी वो उस तरह से देख नहीं रहे होते। अभी तो दोस्ती, एक माहौल और तरह का इनको मिलना चाहिए। उसामा साहब, ये चांद का मेडिकल कॉलेज जो कि लाड़काना में है,
और ये बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर ये कॉलेज आता है, डेंटल कॉलेज जो है, वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। लाड़काना होम कॉन्स्टिट्यूंसी है बिलावल भुट्टो की, आसफा भुट्टो की, आसिफ अली जरदारी साहब की। ये वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, पिछले 40 साल से ये वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी इनकी वालदा के नाम पर बनाई गई है और वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ। 2019 में भी वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जब इसी चांदका डेंटल कॉलेज के हॉस्टल से बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी की एक फाइनल की तालबा नम्रता महर चंदानी, उनकी भी इसी तरह से लाश मिली थी। अगर उसकी आप अभी बात करते थे, गुलाम मुर्जा साहब भी कह रहे थे, फैमिली, वालदा, बहनें, भाई, वालिद, यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, सारा कुछ ठीक है। क्या ये गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर कोई बच्ची, एक लाइक बच्ची जो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, तो क्या ये बिलावल भुट्टो की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये आसफा भुट्टो की जिम्मेदारी नहीं बनती कि क्या उनका सारा फोकस यही है कि कुत्ते नहीं मरने चाहिए, कि ये इंसान जो मर रहे हैं इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्या जो थी नम्रता, क्या उस केस में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके कातिल पकड़े गए? सर इसके अलावा और इससे पहले जाम शुरू की सिंध और लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटीज में भी तालिबात की उसामा साहब, मसला ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहाँ पे सो रही है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। यहाँ पर छोटा इंसिडेंट हो जाता है तो आसफा भुट्टो का ट्वीट आ जाता है, बिलावल भुट्टो का ट्वीट आ जाता है। यहाँ पर नोटिस उन्होंने लेना है, क्यों अभी तक नोटिस नहीं लिया गया? इससे जो पहले इंसिडेंट्स हुए वो क्यों हुए? क्योंकि इनके साथ शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम अटैच हुआ है, ये उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है। होना तो ये चाहिए था कि पूरी सिंध गवर्नमेंट एक्शन में आ जाती, क्योंकि जो बदनामी हो रही है वो सिंध गवर्नमेंट की हो रही है। मेरा सवाल तो ये कि इस हवाले से गवर्नमेंट ने क्या किया है? इससे पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है? क्या ये सारे वडेरों को बचाने के लिए बैठे हुए हैं? क्या ये सारा कुछ ये है कि जो मुझे ये बताएं कि ये जो हैदराबाद में इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बेचारे बंदे को इसलिए मार दिया गया कि उसने एक वडेरे की, एमएनए की और एमपीए की वीडियो बना ली थी, उसमें उसको क्या इंसाफ मिला है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, अभी तक तो केस चल रहा है। क्या मेरा मतलब ये सिर्फ ड्यूटी सुप्रीम कोर्ट की है? क्या वही एक्शन लेंगी? गवर्नमेंट कुछ नहीं करेंगी? ये पॉइंट उठाया है कि इस पर सिंध गवर्नमेंट क्या मौक़िफ़ रहती है, सिंध गवर्नमेंट को इसको नोटिस लेकर, और जो पहले भी वाक़यात हो चुके हैं उनके बारे में भी कोई ना कोई फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।